उफक के चमकते सितारे हैं। आप एक मुअत्तर शख्सियत हैं जो हर महफिल में खुशबू की मानिद है, जिसे किसी सूरत मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जिसे हर सूरत कबूल करना पड़ता है, जिससे हर सूरत महजूज होना पड़ता है। आपके नाम में तो कमर आता है, लेकिन आप वो आफताब हैं जो कभी गुरूब नहीं होता। आप लातादाद फिल्मों, ड्रामों, अफसानों के मुसन्निफ होने के साथ साथ एक अजीम शायर और उससे बढ़ के एक सच्चे और खरे इंसान हैं। आपका इस्तकबाल मैं आपके पसंदीदा शेर से करूँगा। मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अपनी भरपूर तालियों में अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। खुदा की कसम, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एंटर होते ही जिस कदर मैं खुश हुआ हूँ, जिस कदर ऑर्गेनाइज तुम लोग हो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और इस मुल्क की तरक्की का बायस बनाए। आमीन। आई एम सो हैप्पी कमिंग ओवर हियर, आई स्वेयर। माशाल्लाह खलील साहब, आपने तो अपने जज्बात का एहसास किया। खलील साहब, आज के इस रूबरू सेशन में आपके रूबरू बैठकर मेरी कांपे टांग रही हैं और मैं अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ अपनी यूनिवर्सिटी के दुआ करो कभी वो मेरा इंटरव्यू करे और फिर मैं दिखाऊं तुम्हें कि कांपे कैसे टांगती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे हमेशा मौजूद है। खलील साहब, मैं बाकायदा आगाज़ करूँगा हमारे आज के सेशन का हमारी यूनिवर्सिटी के मुख्तसर तारुफ़ से। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की एक कदीम सकाफ़त है। इसकी बुनियाद 1925 में जनाब सर सादिक अब्बासी साहब ने रखी। 1975 में इस यूनिवर्सिटी को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इस उम्र दराज में इसने बहुत से नशेब व फराज देखे और आज से 4 साल कबल एक यूनिवर्सिटी का खाका तो मौजूद था, लेकिन उस खाके में रंग भरने वाली शख्सियत आपके सामने विराजमान है, जनाब इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर अतर महबूब साहब। ये जो भी आज रंगारंग तकरीब या यूनिवर्सिटी का आप मंजर देख रहे थे, उसका सहरा जनाब वाइस चांसलर साहब को जाता है। जनाब खलील रहमान कमर साहब BLCF बहावलपुर में और बहावलपुर के वासियों के लिए एक त्यौहार की अहमियत रखता है और हर साल हम इसको एक त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से दरियाफ़्त किया जो कि यहाँ का मकामी है कि क्या बहावलपुर में इससे भी बड़ा कोई त्यौहार है, तो उसने कहा जी। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा जी वो है मेरी बीवी, जिसे मुझे रोज़ मनाना पड़ता है। और तो त्यौहार ये है कि वो उमूमी तौर पे मान जाती है। खलील साहब, मैंने उससे जब इख्तलाफ की वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो वजह है दूसरी शादी की इजाज़त ना मिलना। तो इसके ऊपर भी जो है आज हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा ये सेशन जो है ये तकरीबन खलील साहब आधे घंटे का होगा और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पहले भी कई मरतबा बहावलपुर तशरीफ़ लाए हैं, आपने यहाँ पर बहुत सी फ़िल्में और ड्रामे शूट भी किए हैं, तो आज क्या चीज़ मुनफरिद है? अपने जज्बात का ख्यालात का इजहार कीजिए। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ प्रेजिंग पीपल टू देयर फेसेस, लेकिन वीसी साहब मैं आपको बताऊं, ये पहली दफ़ा है कि मैं किसी तकरीर में किसी शख्स की डायरेक्ट तारीफ़ कर रहा हूं। यू हैव डन इट सो वंडरफुली वेल। मैं रिसेंटली आई वाज इन पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से पढ़ा भी हुआ हूँ, बट वो क्या कहते थे कि लाहौर है, बट नहीं इस्लामिया यूनिवर्सिटी।
There is always a man behind the gun. It is never the gun. You are the man, sir. एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। खलील साहब, वक्त की किल्लत को सवाल करो, सवाल को दूसरी शादी से शुरू मत होना, क्योंकि ये प्रोग्राम इवेंचुअली मेरी बीवी ने सुनना है। ठीक है खलील साहब, हम वहाँ त्यौहार नहीं होता। हम खलील साहब वक्त की किल्लत को मरूज़े खातिर रखते हुए अपने तुम लानत भेजो वक्त की किल्लत को, तुम सवाल करो। खलील साहब, आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ बैंकिंग सेक्टर से किया और आप एक बहुत अच्छे मकाम पे एक सरकारी मुलाजमत पे मौजूद थे। वहाँ से आपने छोड़ के एक मिनट, सब लोगों से मेरी इल्तमास है कि आराम से बैठ जाइए। ये कम कम मौके मैसर आते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं, तो अगर कुछ अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है मैं आपको सुना जाऊं, वो याद रह जाए, तो ये बड़ी नेमत होगी। सुकून से बैठ जाइए। जी बिस्मिल्लाह। खलील साहब, आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ बैंकिंग सेक्टर से किया और आप एक बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पे भी विराजमान थे। वो छोड़कर आपने जो है शोबिस की दुनिया ज्वाइन कर ली, जबकि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि 50,000 की नौकरी के पीछे 50 लाख की दुकान बेच दी जाती है। तो ये आपने स्टेप किस तरीके से लिया? क्या है कि मैं बैंक से शोबिस में अपना लिखने में नहीं आया, मैं लिखने से बैंक में आया था। तो वो जब मैं लिखता था उस वक्त अम्मी अब्बा मारते थे मुझे, तो मैंने अपने वो वलवले, अपनी वो तख्लीक को छुपा लिया और फर्स्ट ईयर के बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छपता था, तो उसके बाद फिर मैंने 15 साल उर्दू लिखी नहीं और बोली नहीं, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता था। मुझे पता चला मेरे मुल्क, मेरी कौम को, मेरे मुल्क के लोगों को वो ज़बान समझ आती है जो उनको आती नहीं। तो वो 15 साल फिर मैंने बोली। जब उनको पता चल गया इसको आ गई है, तो फिर वो ज़रा मुश्किल में पड़ गए, तो मैं वापस उर्दू में आ गया। बहुत खूब। कैसा बहरहाल आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना सिक्का जमाया। मुझे ना आज ख्याल आता है कि वो जिस दिन मेरा मारवी सरमद साहिबा से मामला हुआ, तो नीचे उतर कर मैंने सोचा, ना मैं बैंकिंग के लिए आया था, ना मैं लिखने के लिए आया था, मैं तो असल में इस काम के लिए आया था। खलील साहब, आपने कुछ अरसा एक्टिंग भी की है और आप जो हैं नहीं, वो गुस्से में की, एक दफ़ा उसका जिक्र ना करो। खलील साहब, ये जो इंडस्ट्री का आपको शौक़ था, क्या आपके वालिद मोहतरम भी आपको इसमें सपोर्ट करते थे? क्योंकि आम तौर पे जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं उसमें इस कल्चर को जो है टैबू समझा जाता है। मेरा जब बूटा, मैं बताता हूँ कितनी मुझे अप्रिसिएशन थी। जब मेरा बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह हिट हुआ, तो मैं कराची अपने बहन के घर दाखिल हुआ और मुझे, आपको मैं बताऊँ, आपको अच्छा लगे या बुरा, आई थिंक आई वॉज गुड इनफ अ गाय। तो मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी मेरा एहतराम किया करते थे। तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर पैर रखा तो उनकी आवाज़ आई, वो आ गया मेरा भरा कंजर। फिर मैं 5 साल उसके घर नहीं गया, जब तक कोई मेरी एयरपोर्ट पे मुलाकात नहीं, उसने वहाँ खड़े होकर मुझसे माफ़ी मांगी। तो ये वाला एक चलन था गलत। मेरे ख्याल में अल्लाह ने मुझे यहाँ भेज के साबित किया कि नहीं, कंजर तो हर जगह है, आपको कंजर नहीं होना। बहुत खूब, बहुत खूब। खलील साहब, बहुत से नौजवानों की तरह मुझे भी बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक़ था और इसका इजहार एक दफ़ा मैंने अपने वालिद मोहतरम से किया। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मैं पब्लिकली बता नहीं सकता। नहीं, मैं तुम्हें जवाब बता दूँ। मैं चाइल्ड एक्टर था अमजद इस्लाम अमजद साहब के पास, तो 200 रुपया लेके आया मैं। वो रुपये की गड्डियाँ थी 2। तो मेरी माँ, मैंने आके बड़े फ़ख्र से माँ को दी, तो माँ ने उठा के फेंक के लाया, कंजरा दी कमाई। तो ये मुझे पता है जवाब का, लेकिन ये नोशन अब बदलना चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तो वो वापस लौट जाएंगे जिनको आप इस नाम से याद करते हो। ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत खूब।
ये सब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो भी शोबिस के लिए जो भी उसके लिए पनीरी तैयार करनी होती है उसके लिए बहुत काम कर रही है। हमारे पास सर जनाब वाइस चांसलर साहब ने यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस का सेटअप बनाया है, मीडिया डिपार्टमेंट को बहुत एम्पावर किया गया है। तो आगे आने वाले जो आपके ड्रामे हैं वहाँ से यहाँ से भी कोई कोलैबोरेशन की हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एंटर्ड इनटू शोबिज़, मैं हमेशा नए टैलेंट के साथ काम किया। अब वो मशहूर हो गए तो मशहूर हो गए, वरना मैंने बहुत सारी आपकी हीरोइनें और हीरो इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। तो आई लव कि अगर बहावलपुर की सरजमीन से कोई माई का लाल या माई की लाडली हो ऐसी, तो आई वुड लव टू वर्क विद देम। चलें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नस्तालीक उर्दू आती हो, याद रखिएगा। खाली खोली आईना देख के मत समझिएगा कि आपको एक्टिंग आती है। जिसको उर्दू नहीं आती वो किसी काम का नहीं है। बहुत खूब। खिल साहब, आपकी इसी बात से मुझे याद है कि आपकी हमारी जनरेशन की तालीम और तरबियत पे भी खासी नज़र है। तो मुझे जब पता चला मेरी खाला को, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया कि उनका जो बेटा और जो बहू है वो दोनों जॉब करते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में दोनों बेटियों को मेरी खाला पालती हैं। वो एक लाहौर के आला स्कूल में ज़ेर तालीम है जिसका मीडियम इंग्लिश है। तो मेरी खाला ने जो है वो इस तरीके से अपने लाचारगी का इजहार किया कि पढ़ना बच्चे अंग्रेजी स्कूल ते रहना दादी कोल, या बच्चों ने उर्दू सिखाओ या दादी ने अंग्रेजी सिखाओ। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा सब लोग। ये वो अलमिया है जिसने मैंने कभी लिखा कि आदमी जिस्म की ग़ुलामी से आज़ाद हो सकता है, ज़बान की ग़ुलामी से कभी आज़ाद नहीं होता। खूबसूरत। आपको बतदरीज इसका मुझे सैर हासिल जवाब देने दीजिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अंग्रेज़ी की कोई तौहीन नहीं करता, लेकिन मैं सौतेली माँ को कभी सगी माँ के बराबर नहीं समझता। आप एक मफ्तू कौम थे, हारे हुए। हार जाना बुरा नहीं था, लेकिन अपने आप को हारा हुआ मान लेना बुरा था। बहुत खूब। आपने उस हार का आपसे उस हार का इंतकाम लिया गया। आपको जुज़वी आज़ादी दी गई जिसका नाम रखा गया आज़ादी, और मैंने उसको बचपन से लेकर आज तक कभी आज़ादी नहीं माना, क्योंकि आज़ादी कभी चाय की टेबल पर नहीं मिला करती, और आप चाय की टेबल पर आज़ादी मिली आपको। आपके यहाँ जितनी वो लाखों कुर्बानियों का जिक्र करते हैं वो बाद में हुई हैं, 15 अगस्त के बाद। तो आपको हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाए रखने का एक तरीका ईजाद किया गया। आपके यहाँ एक क्लास क्रिएट की गई जिसका काम था दूर खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलना, और आप खामखा डिप्रेस हो जाते थे। शुरू शुरू में नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने डिप्रेस होना शुरू किया। डिप्रेस होने से क्या हुआ कि आपकी अनपढ़ माँओं को शौक़ पैदा हुआ बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने का। उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। यू हैव लॉस्ट योर कल्चर, यू हैव लॉस्ट ऑथर्स। आपके यहाँ किताब नहीं लिखी जा रही। किताब कैसे लिखी जाएगी? आपके यहाँ शेक्सपियर 12-12, 14-14 साल की उम्र में मर जाते हैं। एंड शेक्सपियर इज़ नथिंग। कभी आप अपनी किताबें पढ़िए अपने मुसन्निफीन की। कभी आप बाबा बुल्ले शाह को पढ़िए, कभी आप मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़िए, वारिस शाह को पढ़िए, आप अफजल जोशी को पढ़िए। खुदा की कसम 2-2 लाइनों में शेक्सपियर फारिग हो जाता है। लेकिन क्या है कि आपके अंदर एक सोच डाली गई, एक मफ्तू की, एक कांकर्ड नेशन की, और आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। हमने फ़ख्र से, मैं अभी सुनता हूँ अक्सर और मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती, तो मैं पूछता तेनों अंग्रेज़ी आती है? आपको अंग्रेज़ी भी नहीं आती। मैं यूएमटी में तकरीर कर रहा था एक दफ़ा, मैंने वो अंग्रेज़ी में कंडक्ट करते थे, मैं आई वॉज सिटिंग देयर एज द चीफ गेस्ट, तो गलत अंग्रेज़ी बोल रहा था। मैं गलत अंग्रेज़ी भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा मियाँ बात सुनो, तुम ये अंग्रेज़ी में क्यों लगे हुए हो? सर आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। तो मैंने कहा तुम्हें ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि तुम गलत अंग्रेज़ी बोलो। लाओ माइक दो मुझे,
मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कितने लोग तुम में अंग्रेजी में एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं? खामोशी। मैंने कहा भाई मैंने बड़ा ही आसान सवाल किया है, कितने लोग अंग्रेजी में एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल पीएचडी कर रहे हैं? तो 150 से हाथ उठे हैं, तो उसमें 100+ लड़कियां थी। मैंने पूछा आती है अंग्रेजी? साइलेंस। मैंने पूछा अंग्रेजी आती है? एक बात सुनाई दी, आती है। मैंने कहा कलमा पढ़ के बताओ कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? तो आपको वही जबान आती है जिसमें आप ख्वाब देखते हो, और उस जबान पर प्राइड लीजिए। आपने जबान की गैरत का सबक सीखना है तो सिखों से सीखिए। आपने इंसल्ट किया अपनी जबान को। यह कोई प्राइड नहीं है कि आपको उर्दू नहीं आती। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आपको उर्दू नहीं आती। बहुत खूब। तो याद रखिएगा, जिस आज़ादी के लिए जो आप चीखें मार रहे हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जबान की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। वरना दुनिया में एक मिसाल नहीं है कि किसी मुल्क ने तरक्की की हो और उसने किसी और जबान में काम किया हो। आप जिस दिन अपनी जबान में काम शुरू करेंगे उस दिन आप तरक्की के जीने पर पहला कदम रखेंगे, याद रखिएगा। बहुत खूब। चलिए। वैसे खलील साहब, मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत जो है अंग्रेज़ी वो बड़ों को भी सीख लेनी चाहिए। वो इसलिए कि मेरा एक दोस्त है, उसने बड़ा दिलचस्प वाक़या मुझसे शेयर किया कि उसकी हाल ही में शादी हुई और उसकी अपनी बेगम से उस दिन लड़ाई हो गई जिस दिन उन्होंने हनीमून पे जाना था। तो उसने अपनी दादी से गिला किया कि इसको समझाइए। तो दादी कहने लगी, पुत इनू छड़, तू मैनू हनीमून ते ना ले जा। हाँ, वो रिसेंटली एक फिल्म आई है हनीमून, दैट्स गुड फॉर देम पी, यू नो। खलील साहब, आप एक बहुत खूबसूरत गुफ्तार रखने के साथ साथ समात भी अच्छी रखते हैं। मैंने कुछ अशार लिखे हैं। इरशाद। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। फिर जब अशार किसी और के कापी पे मैंने लिखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा आप अपनी आवाज़ में जो है इजाजत है। इरशाद। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। वाह वाह। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, बहुत खूब। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। बहुत खूब। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइए। वाह वाह। खलील साहब, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि कुछ लोग, खलील साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है। वाह 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 वाह। और कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि उनके पास दर्द दिल होता है। नहीं, यहाँ करेक्ट करूँगा। जी साहब। I was a very poor child, but I was a king. गरीब वो होता है जो कम ज़र्फ होता है। बहुत खूब।
आप ज़र्फ़ वाले हैं तो आपसे अमीर आदमी कोई नहीं है, आपसे अमीर लड़की कोई नहीं है। जिसको ये पता है ना ब्रांड से मैं खूबसूरत नहीं होती, वो है ज़र्फ़ वाली। खलील साहब, आप अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन मर्द से बेहतर हैं। बेहतर छोटा लफ्ज़ है। मर्द तो घात पर बैठा हुआ चोर है। मेरा माशरा मेरी औरत की वजह से चलता है। बोलो। जी, मुझे लगा अभी आप आगे बोलेंगे कुछ। मैं आगे बोल देता हूँ, याद रखिएगा। हया और वफा हमने औरत से सीखी है। और आपको मैं बताऊं, हया और वफा औरत की पहली खूबसूरती है। शक्ल बड़ी देर बाद आती है, याद रखना। खूबसूरत। जब आप शक्लों की तफावतें करते हैं तो खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अल मुसव्विर है, उसने कोई तस्वीर बुरी नहीं बनाई हुई। खूबसूरत। वो क्या है कि आपको सिर्फ एक बात समझ, हमने आपको ये इस तरह की बातें आपके कानों में डालते हैं कि तू सब तो सोनी है। ये हम चालाक लोग हैं इस हवाले से। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा और पल्ले बांध के रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। लिसन लिसन लिसन, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं और इसको गौर से समझिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी, कोई लौंडा आपको वरगला नहीं सकेगा। खलील साहब, खलील रहमान कमर को किसी चीज़ से डर लगता है? अपनी बीवी से और सांप से डरता हूं। खलील साहब, दोनों का कोई वाक़या तो सुना दें हमें, जब आपका आमना सामना हुआ। यार ये तुसी लोगों ने सोशल मीडिया पे पा देना, तो सब तो पहले भेज दिए। वो एक दिन मुझे पकड़ के ले गई, कहती इधर आए ना जरा, दुनिया ही तो बड़ा वली ते सच्चा आदमी बनया फिरना है, तो दुनिया जहान दे झूठ बोलना तू मेरे नाल। मैं क्या गल सुन, मैं तेन गल दसा, बीवी नाल झूठ बोलना शरई तौर पर सवाब है। कहती हो किस तरह, कहती हो किस तरह। मैं क्या अल्लाह की कसम, मैं कलमा पढ़ के भी तेरे नाल तेनू गल दसा ना, तू मननी नहीं ते तेनू हुंदा गुनाह, ते मैं झूठ बोलना तू मानती नहीं, तेन गुनाह कोई नहीं होता, तेरी जिम्मेदारी मैं अपने सिर ते पाई। सो बीवियों के प्रॉब्लम होते हैं। क्या है कि लड़की और बीवी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन है। वो मैंने कभी कहा कि एक शौहर मर्द हो सकता है, एक मर्द शौहर हो सकता है इवेंचुअली, लेकिन एक शौहर कभी भी मर्द नहीं हो सकता। दैट इज़ ए परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हुजराए रूसी में सुहाग रात को एक मर्दनुमा मखलूक अंदर दाखिल होती है और सुबह एक शौहर नुमा मखलूक बाहर निकलती है। उसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो देखने में मर्द लगता है। बहुत खूब। हाँ, वो कहीं मैंने शादी को भी, मुझे किसी ने पूछा ये शादी क्या है, तो यहाँ जो साइंस के स्टूडेंट जिनको केमिकल चेंज का पता है, तो मैंने कहा शादी एक केमिकल चेंज है जिसमें अज्जाए तरकीबी वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। बहुत खूब। खलील साहब, खाने में आपको क्या पसंद है और बचपन में? यार ये कोई सवाल नहीं है। खलील साहब ना कर, अच्छे सवाल कर रहा है। सॉरी, वो सवाल कर जिससे कुछ बातचीत हो सके और कुछ समझ सकें लोग। खलील साहब, आपने तरक्की की मंजिलें बहुत सी तय की, दुनिया के बहुत से आपने ममालिक घूमे, बहुत अच्छी अच्छी आप जगहों पे गए,
क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा? वो जब मेरी भांजी की शादी तुमसे हुई ना और मुझे पता चला तुम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर में हो, तो मुझे पता चल गया था मुझे एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको, आई हैव टू रिपीट इट, आई एम इन ए रोमांस टुडे कमिंग ओवर हियर। रोमांस के सारे गलत मतलब ना समझा जाए, क्योंकि आपने ग्लैमर, मॉडर्नाइजेशन, रोमांस सबको गलत डिफाइन किया हुआ है। तो आई एम इन ए रोमांस, स्टिल इन ए रोमांस कमिंग ओवर हियर, आई टेल यू, आई लव्ड कमिंग हियर। बहुत खूब। साहब, आपने बहुत से अवार्ड जीते, आपकी बीवी तो आप पे फख्र करती होंगी। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा मजे दी, ऐसे तो भावें मैं उनके को जुत्तियां भी पै जान मैनू। मेरे अम्मी अब्बा मुझे मारा करते थे लिखने पर। आई वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, मैंने सिर्फ मैट्रिक FCC में टॉप नहीं किया हुआ। तो आई वॉज ए पुअर चाइल्ड एंड दे यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा तो ख़ानदान को गुर्बत से निकाल लेगा। तो मेरे यहाँ बलबले थे, अल्लाह की देन थी, और मैं लिखता था, छपता था, गरीब बच्चे को पैसे आते थे। तो बहुत मार पड़ी मुझे, और सबसे ज़्यादा लिखने पर पड़ी। तो इवेंचुअली मैंने लिखना बंद कर दिया, मैं पढ़ाई में चला गया, बैंकर हुआ। बेगम साहबा तशरीफ़ लाई तो अम्मी अब्बा को 10 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई माय पेरेंट्स विद 10, वो मेरी बीवी बनती। वो उनके ज़माने में, अब शेर मैं नसर तो नशिस्त बांध के लिखना पड़ती है ना, तो शेर तो आप रोक नहीं सकते। तो मैं कोटली आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था उन दिनों, नेशो बैंक में था। तो मैं कोयला रखता था बेड के नीचे, शेर हो जाता था तो मैं झुक के लिख देता था फर्श के ऊपर। और वो सुबह पानी गर्म करने जाती थी तो उतनी देर में मैं आई यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम, और मैं उसको कागज़ पे लिख के तो लाहौर फ़ोन करता था अपने एक दोस्त को, वो शेर लिखवा देता था, फिर पर्ची फाड़ देता था। ये मेरा सिलसिला रहा। अब जब मैं, अल्लाह ने मेहरबानियाँ कर दी, तो जब मैं चौथा लक्ष्य अवार्ड लेने जा रहा था तो रो पड़ी। वो बच्चों की तरह रो पड़ती है, मेरी मामू की बेटी भी है ना, तो मुझे कहती है तू मेरा नाम क्यों नहीं लेंदा उत्थे। मैं क्या, मैनू दस तो सही भलिए लोके, मैं तेरा नाम लैके उत्थे की कवां कि मैं, तू मैनू मना कर नहीं सै तो मैं तेरी गल नहीं मनी, तो इस मारे मैं शायर हाँ या मैं लिखना ला। बड़ी बहस हुई। आखिर आई हैड टू मेक अ प्रॉमिस कि ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू अवार्ड आई विल डेफिनेटली pronounce your name there. It is all because of my wife. लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैं रात सारी प्लान करता रहा कि आज कल मैंने क्या कहना है जाके। तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इससे पहले कि बीवी झूठा कहती काफ़ी है, लोग झूठा कहेंगे तो बड़ी शर्म आएगी। तो मैंने एक नज़्म लिखी, वो नज़्म आपको सुनाता हूँ जिस पर मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है
मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं बिजनेसमैन हूं जानम। तो ये अवार्ड लेके मैं घर पहुंचता हूं, तो ये पैर मेरा गाड़ी से बाहर निकला और लेफ्ट हैंड से मैंने ये अवार्ड निकाला। तो मेरी बीवी वो सामने लॉन के क्रॉस शीशे के दरवाजे में खड़ी है और उसकी चहेती मेरी बेटी चमची उसकी नोशी उसको आवाज़ देती हो, कहती नोशी मेरा प्योर बिजनेसमैन। तो अगले 15 दिन मेरे घर में ये चलता था, बिजनेसमैन साहब आज की पकाना है, बिजनेसमैन साहब जरा कमरे जो बाहर आ जाओ, मेड ने सफाई करनी है। आगे चलिए जी, काफी है मेरा ख्याल है। मुझे अपने लड़कपन तक एक दिन याद नहीं है जब मुझे अम्मी अब्बा ने मारा ना हो, और मुझे अपनी जवानी से आज तक वो दिन याद नहीं है जब मेरी बेगम ने मेरी बेइज्जती ना की हो। एक मजे का वाकया सुनाता हूँ, और बेइज्जती कराया करो, अच्छा मर्द अपनी बीवी से बेइज्जती कराता है। बहुत खूब। उसका निक नेम है रूबी। तो हम छोटे थे, वो 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था जब हमारी शादी हो गई। तो उसका एक मामू मुझसे साल छोटा था, उसकी शादी हमसे 7 साल बाद हुई। तो उसकी बीवी का नाम ही रूबी था। कुछ 2 साल पहले उसकी बेचारी की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तो हम यहाँ लाहौर से सरगोदा गए, तो हम 6 किलोमीटर तक अच्छे माहौल में नहीं जा सकते, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है और वो मेरी पुरानी फाइलें खोल लेती है। तो मैं लाहौर से सरगोदा जनाब, रोमांटिक मूड, कोई मसला ही नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा शायद बेचारी गम में है। तो उसका भी नाम रूबी था। 8 घंटे हम वहाँ रहे, वहाँ से वापस आ रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। मैंने कहा खलील साहब है तो तुहानू आदत पै जाएगी, तो कम बैक टू लाइफ यू नो। ये तो बेइज्जती नहीं कर रही आज, 24-25 घंटे हो गए हैं। तो जब मैं लाहौर टोल प्लाजा क्रॉस किया वापसी पे, तो मेरा घर वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा रूबे देख यार, कल दी गल असी हथी विआह के लिया ऐसा। कहती हाँ चंदू जी। मैं कहा छोटी सी ना तेरे को? कहती नहीं मेरे हाण दी सी। मैं कहा अच्छा 50 क्रॉस कर गई सी? बस है मेरे आखिरी अल्फाज से। ए अद्धे किलोमीटर सारी गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर मेरे नाल जो हुई है। मैं घर दे गेट ते आके गड्डी खड़ी की तो मैं थैंक यू बोलिया। मैं कहा यार असल च ना मैं परेशान हो गया सा, तेरी मेहरबानी है, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कसम खा के ये कोई जोक नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात समझाऊं जिंदगी में, अगर आपने एक हदीस पढ़ी है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, इस पर मौलवी मुझसे लड़ पड़ेंगे। उत्थे ऐ नहीं लिखिया ताड़ी अपनी माँ। वरना मेरा दीन बड़ा स्पेसिफिक है, वो लिखता आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। ये हंसने की बात नहीं है। तो माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, उसके कदमों तले जन्नत है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बेटी जहां पैदा होती है वहां माँ पैदा होती है। खूबसूरत। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि औरत बे औलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है। खूबसूरत। और चौथी बात आपको बताऊं, जिस बीवी में शौहर के लिए माँ नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। बहुत खूब। इसलिए आप अपनी काया पलट लेंगे उस दिन जब आप अपनी बीवी की इज्जत अपनी माँ के बराबर करेंगे। बहुत खूब। आप बीवी ब्याह के नहीं लाते, अपने बच्चों की माँ ब्याह के लाते हैं। वो दैट्स अनदर मदर
इस बात पर तहकीक कीजिए, किसी वक्त आलमों से मुकालमा करूंगा इस बात पर मैं। बहुत खूब। खलील साहब, दुराब खलील जो आपके बेटे हैं, एक उभरता सितारा, क्या उन्हें भी कभी कोई कुट पड़ी है आपसे? बड़ी कुट पड़ी। मैं उसको बाप ही नहीं मानता जो बेटे को मारता नहीं है। दिस इज माई कल्चर एंड आई टेक प्राइड इन दैट, यू नो। बहुत खूब। इन्होंने जुतियां मारो, ये सेंसिटिव नहीं होंगे। मैं साइकोलॉजी को सब्जेक्ट नहीं मानता, टू आई टेल यू। खलील साहब, हमारी इंडस्ट्री के हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में जितने मकबूल हैं, इतने तुर्की में भी नहीं, तो क्या हमारे हीरो सारे छुप गए हैं? देखो, आपके यहाँ मजहबी तफावत इतनी है बदकिस्मती से कि आपने अपने हीरोज़ किताबों में रख के मार दिए हैं। आपने आर्टिफिशियल हीरोज़ अपना लिए। आपने तो स्पाइडरमैन को मान लिया हीरो। आपने तो वो क्या है दूसरा, शक्तिमान को हीरो मान लिया। आप जब कौमों के हाथ से गैरत रेत की तरह फिसल जाती है तो वो रूम अवेलेबल करते हैं दूसरों को आपके अंदर दखूल करने का। आप लड़की की बात कर रहे हैं, अभी कल की बात है, आपके यहाँ इंडिया के घटिया ड्रामे हिट हुए थे। इंडिया को ड्रामा बनाना नहीं आता, बट आप माशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारियां उसले की बनिया सनो, की कहते सनो। हाँ हाँ, कोई पूजा सी तो कोई वो सरस्वती सी। ये हमारी बदकिस्मती है। जब हम डीकल्चराइज हो जाते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमने अपने कल्चर के ऊपर प्राइड नहीं लिया। हम बजाय दूसरों को अपना कल्चर देते, हमने उनसे लिया कल्चर और अपने कल्चर को गाली दी। बेशक मैं उसको बाप नहीं मानता जो अपने बेटे को मुंह पर थप्पड़ नहीं मारता, याद रखिएगा। और ये आपको इन द लॉन्ग रन जाके पता चलेगा। बेटे की तरबियत का सबसे पहला उसूल उसके मुंह पर थप्पड़ मारना है जब वो गलती करे। बहुत खूब। और सबसे बड़ा उसूल है कि कुछ भी हो जाए, कभी बेटी के मुंह पर थप्पड़ ना मारिएगा। बहुत खूब। ये सब ऐसे ही जिस तरह आपने भी जिक्र किया बेटी का, तो आपकी जो बेटी है नौशी, अल्लाह, ये सब उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मैं अपनी बीवी से भी ज़्यादा अपनी बेटी से डरता हूँ। जो मैं 10 बजे के बाद, वो अभी शादी होगी उसकी, चली गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता था। आई मीन इट, आई एम नॉट किडिंग। उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकता। अभी वो दुबई में है, अभी 600 दफ़ा फ़ोन करेगी, कितने कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो। आई हैव टू आंसर इट। बहुत खूब। ये सब लेकिन सोशल मीडिया जो आपकी पिक्चर प्रेजेंट करता है, आज हम देख रहे हैं आप तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। सोशल मीडिया, हेल विद दैट यार। मुझे आप जानते ही नहीं हो यार। अच्छा, हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं रियल। अब आपको जान लेना चाहिए। इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड नाउ मी, यू नो। मैं वो हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी उम्र से बड़ा बच्चा था हमेशा। तो 15 साल 8 महीने की थी मेरी बीवी, और मैंने उसको 2 बातें कही, और उसको भी एक बात को गलत पेंट किया गया। मैंने उसको कहा हुकूमत करना मुझ पर, लेकिन साल में 4-5 दिन को बिहेव लाइक ए स्लेव। यार मेरी भी कोई इज्जत रह जाए। और मैंने हुकूमत कराई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बगैर किसी आईनी तरमीम के मैंने हुकूमत कराई है। बहुत खूब। दूसरी बात मैंने उसको कही कि अभी तुम छोटी हो, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, वो बुरे हाल में है, उसको तुम्हारी खुशियां पसंद ही नहीं आएंगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊं, मैंने वलीमे की रात या शायद उससे अगला दिन मैंने अपने अब्बा जी और चचा को बिठाया और मैंने कहा, अजीम बुजुर्गों, आप में से कोई मेरी बीवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। मेरे चचा से दोस्ती थी। ही ट्राइड टू आर्गू। मैंने कहा, चचा नो आर्गूमेंट। आप में से कोई मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा।
and I am a justice. बहुत खूब। उसका नतीजा क्या निकला कि मेरी बीवी के, मेरे खानदान के बुजुर्गों से आइडियल ताल्लुकात थे। सबसे घटिया मर्द वो हैं जो बीवी का घूंघट उठाते उसको बोलते हैं मेरी मां की इज्जत करना। क्यों मामा, तेरी मां काबिल इज्जत नहीं की? Ask your mother to command that respect. जिस रिश्ते में ऑटोमेसी नहीं होती वो कभी नहीं देर तक चलता। फोर्स्ड ना मोहब्बतें होती हैं, फोर्स्ड ना ताल्लुकात होते हैं। बहुत खूब। फिर साहब, फोर्स्ड, अब आपने बात की सिर्फ फोर्स की, तो फोर्स मैरिजेस के हवाले में आपका यहाँ मेरे बापों का बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, मैं मारवी सरमद को इतना ब्लेम नहीं करता। मारवी सरमद तो एक बाय प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ के बापों ने बड़ा जुल्म उठाया है। उन पर शर्त लाजिम थी, शरई शर्त लाजिम थी कि वो बेटी को ब्याने से पहले उसकी मर्जी पूछे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस बाप की बड़ी बुरी पुरसिश होनी है ऊपर जिसने अपनी मर्जी से बेटी ब्याह दी और उसने उसकी मर्जी नहीं पूछी उससे। मैं आज फिर पूरे ईमान के साथ कहता हूं, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप उसको अपनी मर्जी के शेर से ब्याहेंगे, वो इंशाल्लाह उसको कुत्ता बना देगी। ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो यहां मारवी सरमद को पैदा होने की जरूरत ही नहीं है। इतनी मारवी सरमद पैदा होंगी कि आप संभाल ही नहीं सकेंगे। खलील साहब, आपकी मुल्क की हालात पे भी गहरी नज़र है। 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, बाकी फिराग में हैं। तो आप आज हमारी यूथ को क्या मैसेज जाया नहीं जाता पे क्या खलील साहब? आप इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ यार। मैं देखिए, मैं मर्द के रोने को हमेशा गाली दिया करता था, लेकिन पिछले 20-25 दिनों में मैं 2 दफ़ा रोया हूँ। मैं एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो $2 बिलियन के साथ तो आप 10 लाख की आबादी का मुल्क नहीं चला सकते। और आप 23 करोड़ पता क्यों चल रहे हैं? दैट इज़ आर्टिफिशियली रनिंग इकोनॉमी। करप्शन के पैसों से इस वक्त आपका इन हाउस कंट्री चल रहा है, वरना यू हैव गॉन, यू आर नो वियर। वो उसने सही कहा है, उसने डरते हुए कहा, लेकिन वो बहुत बड़ा सच बोल गया ख्वाजा आसिफ कि यू आर अ डिफॉल्टेड कंट्री। आप अल्लाह से, आप दुआओं पर काम करने वाली कौम है, दुआ करते रहिए बस, करिए जे कुछ ना। खलील साहब, क्या रोल क्या है हमारी यूथ का यहाँ पर, क्या करना चाहिए? एडवाइस कीजिए प्लीज़। ਇਹਦੇ ਤੇ पूरा एक सैशन होना चाहिए था कि मेरी यूथ ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए। इनको मैं आपको बताऊं मुल्क बदलने का तरीका। मैसेजेस करने बंद कर दो व्हाट्सएप पे। बहुत खूब। अब तो स्नैपचैट का दौर आ गया। जो तो करते रहो वही ना। मैं जरा आई एम जरा पेन टू सॉर्ट ऑफ अ गाय अबाउट सोशल मीडिया, यू नो, लेकिन मतलब तो वही है ना, मोया नहीं आकड़िया। इफ यू डू नॉट गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, आपको पता है आपने क्या समझा? डिग्री ले लेने का मतलब है आप पढ़े लिख गए हैं। You have to come equal to the degree. Until you are not equal to it, until you are equal to degree, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत खूब। ये सब मैंने एक दफ़ा एक वाक़या सुना कि आपके वालिद साहब जो हैं वो कोई जिन वगैरह भी निकालते थे, एक खातून थी। ये देखो, वहाँ से तो सीखा मैंने कि औरत के साथ मेरे यहाँ कितनी ज़्यादती होती है। ये बड़ा सुनने का वाक़या है। मेरे वाले साहब पैंट बूशर्ट पहनने वाले ज़रा थोड़े से बेहतर आदमी थे हमारे ख़ानदान में। तो मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप 15-16 साल का होऊंगा तो मुझे पता चला अब्बा जी जिन भी कट लेंगे। तो पता चला सिर्फ जवान कुड़ियां दे जिन कटते। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, अब्बा जी तुम जिन भी कट लेंगे? तो अब्बा जी स्माइल एट दैट। अच्छा दोबारा कभी कटांगा तो फिर मैं तुम दसांगा। एंड आई वाज देन, सिंस देन आई वाज वेटिंग।
एक दिन को रात मेरी वालिदा साहबा कैंसर की पेशेंट थी और शी वॉज ऑन द डेथ बेड। तो मैं उनके साथ कमरे में सोता था कि रात को कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़ जाए। तो रात को दरवाज़ा दस्तक हुई को 12 सवा 12 बजे के करीब। तो बाहर गया तो हमारी बरादरी के एक साहब थे, वो खड़े थे। वालिद साहब से उम्र में कोई 10-12 साल बड़े थे वो। मैं कहा जी ताया जी, ओ यार तेरा अब्बा है घर? मैं कहा आओ घर ने सुता है। मैं कहा नहीं हूँ उठ गया यार, उन्होंने बुलाई जरा। मैंने कहा अब्बा जी वो ताया फलाना है। वो गए बाल साहब, ओ यार वो तेरी छोटी भैन को ना जिन चमड़ गया। And I was so excited। हालांकि मैं डरता था, लेकिन अब्बा थे तो अब्बा बड़ी पावर होता है। तो अब्बा ने कहा केड़ी वो जिदा नारो वालो जिदी मंगनी हुई। अच्छा अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए अब ये कलई खुलने वाली थी। तो अब्बा जी कहते तू अम्मी को बैठ, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा वाल साहब मैं तो जाना है, मैं तो जिन निकलता वेखना। तो मैंने छोटे को उठाया, एहराज को, छोटा था बहुत। मैंने कहा चलो बैठ माँ को। मैं अब ये कोई 6-7 कदम आगे चल रहे हैं दोनों और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो 2-4 गलियां दूर घर था। तो अब्बा जी ने रास्ते में 2 सवाल पूछे, कितने मंगी है? फूफी हल। अच्छा अच्छा की उम्र कितनी होती? होनी 20-21 साल की। ये कुल 2 बातें हैं जो गली में चलते हुए हुई। अब्बा जी अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक मातमी सूरत हाल। वापडा में काम करने वाला भाई एक दीवार से टेप लगा इस तरह खड़ा है, माँ वहाँ यूँ बैठी हुई है, एक भाई उधर बैठा हुआ है। अब्बा जी आएगा किथे ही अंदर से आवाज़ें आ रही, जिन की ना मर्दाना आवाज़ें आ रही है। और वो कोई 2-4 बर्तन फेंकता है, कोई चीज़ें फेंकता है। उन्होंने कहा ताया जी ने क्या होते उस कमरे से। ठीक है। तो अब्बा जी ने कहा सारे जने ना उस तरफ चले जाइए आप। अब्बा जी ने दरवाज़ा खोला, चिराग की आवाज़ से दरवाज़ा खुला है। तो अंदर मिलगिटी सी एक लाइट है, उसमें जिन के घुराने की आवाज़ आई है। तो मैं अब्बा जी के पीछे हूँ। अब्बा जी जूं ही 2 कदम डाले हैं कमरे में, जिन वहाँ से उठा है और अब्बा जी पर हमला आवर हुआ है। अब्बा जी मेरे बड़े सॉफ्ट आदमी थे। अब्बा जी ने 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार का एक थप्पड़ दिया मुंह पे। जिन उछल के बिस्तर पे। अब्बा जी आगे बढ़े, मुझे कहते दरवाजा बंद कर। मैंने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। जिन पलट के फिर अब्बा जी पर हमला आवर हुआ। अब्बा जी ने एक और दिए तड़ाक। जिन ने रोना शुरू कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहानी अगे शुरू होने लगी। अब्बा जी कहते उल्लू की पट्टी ना हो, आराम ना बैठ, मैं तेरा मसला हल करना है, तो मेरे से हमले करन डई। तो ज़ारो कतार रोन लग पई। चल बैठ ते आके मेरा पुत्र। वो बह गई। कितने मंगनी हुई? फूफी ने कहा। किदे नाल करना है? खाला ने कहा। अच्छा वो जिदे नाल मंगनी हुई उसका ना की है? अब मुझे नाम याद नहीं, फर्ज कीजिए जाहिद है नाम। अच्छा अब्बा जी ने हमें ऊंची आवाज में ना कुछ अरबी में कुछ पढ़ना शुरू किया। मैं अब्बा जी को देख रहा हूँ टुक। पढ़ने के बाद बाहर अब आवाज़ जा रही, इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे कि बाहर आवाज़ जा रही थी। कहने लै मेरा पुत्र हूँ जो मैं बाहर जावा ना तू फिर यही काम शुरू कर दे, लेकिन हूँ जरा हौली करी ताकि पता लगे मेरे आने का कोई फायदा होया है। तो इंशाअल्लाह मेरा बच्चा मैं कुछ ना कुछ करके जान। अच्छा मेरे अब्बा जी न्यूमरोलॉजी में अच्छे थे, वो मशहूर भी थे उस मामले में। अब अब्बा जी जब बाहर, अब्बा जी मुझसे बड़े एक्टर थे। अब्बा जी जब बाहर निकले ना
तो उन्होंने सर ऐसे ढलकाया हुआ कि अंदर जैसे वो मर गई, जैसे डॉक्टर ने आके कहता कि आई एम सॉरी। तो वो आके कहता है अब्दुलरहमान है, क्या पाजी एक मिनट उधर आ जाओ, कापी पेंसिल ले आ यार। अब ये सुनने का वाकया याद रखिएगा। अब्बा जी कापी पेन लेके बैठ गए, ताया इधर बैठ गया, मैं कोई 2-4 फुट के फासले पर दीवार के साथ लग के खड़ा और मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अब्बा जी हिसाब करते हैं, काट देते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर हिसाब करते हैं, काट देते हैं, फिर हिसाब किया, निगाह भर के ताया जी की तरफ देखा, कहते भाजी ताड़ी उम्र कितनी है, क्यों क्या है, नहीं दसो तो सही। मैं हो गया हूँ 62-63 था, 62-63 66 3 साल। ताया जी के डेले बाहर आ गए की गल है अब्दुलरहमान, दस ना भाजी एक मिनट। देखो भाजी ये तो है तो हिसाब है, असल गल तो अल्लाह ही जानता है। हिसाब है कहता कि जे ਇਹਦਾ फुफी के घर विआह होया ना तो तुसी 3 साल बाद मर जाओगे। वैसे भाजी मनो ना ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो हिसाब दी गल्लां ने हो रहे झूठा ही होवे। मैंने वो रंग उड़ा हुआ आज तक नहीं देखा जो ताया जी का रंग उड़ा हुआ था। वालिद साहब ये कुछ 4-6 दफ़ा कह के कि भाजी साथ कहीं भी जा रहे हैं, हौसला भी दिए जा रहे हैं, वापस आ गए। कोई 8-12 दिन बाद वो कुड़ी ने साढ़े घर आई खुश खुश कार्ड लैके कि मेरा खाला दे घर विआह तय हो गया। तो मैं आप सब पढ़े लिखों से कहता हूँ कि इस तरह के जिन आप भी निकाला करें। बहुत खूब। ये जिन असल में आप उस लड़की का नहीं निकालते, उसके अब्बा का निकालते हैं, ये उनके अंदर है कहीं जिन। बहुत खूब। खलील साहब जैसे आपने भी फरमाया कि आपके अब्बा आपसे बड़े एक्टर थे, उन्हें भी क्या फिल्मों का शौक था, कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, वो तो मैं उनकी देखिए इस पर तो मुझे हाथ चूमने चाहिए थे उनके। यहाँ से तो मैंने सीखा कि मेरे यहाँ लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। बहुत खूब। ये सब कभी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे भी जिस तरह फिल्मों का बहुत शौक था, मैं फिल्म देखने गया तो मैंने देखा वहाँ फिल्म देखने गया मैं फिल्म देखने गया तो वहाँ पर अंधेरे में मैंने एक शख्स को देखा और मैं वहीं से उल्टे पांव वापस लौट आया। वो कौन था? मेरे वालिद साहब से मेरे वालिद साहब अक्सर मैं जब फिल्म देख के वापस आता था ना तो वालिद साहब साइकिल स्टैंड पे खड़े होते थे और अल्लाह के फजल से वहीं से मारना शुरू करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा चलो सिनेमा बदलो, तो मैं एबिड रोड पर चला गया। तो छोटा सा था, मैं 9th में पढ़ता था मैं, तो ये कुर्सी ना आप उठ जाए तो वो ऊपर चढ़ जाती है ना, तो मैं जब गया तो फिल्म शुरू हो गई तो अंदर अंधेरा था, मैं जाके वैसे ही ना जाके बैठा तो मैं किसी की गोद में बैठ गया। तो उसने परे किया मुझे, तो मैंने आके साइड पे कुर्सी करके वो बैठ गया। थोड़ी सी रोशनी में साइड पे था, साथ अब्बा जी बैठे हुए। अंधेरा खत्म हुआ, अंधेरा हुआ तो मैं उठ के फटाफट पीछे, मैं भागा नहीं हूं, मैं जाके पीछे बैठ गया। हम दोनों शाम, अब्बा जी का पहला सवाल होता था घर पहुंचते ही मेरी माँ से कि कितने बजे आया घर। अगर मैं 7 बजे घर आया हूं तो मतलब मैं हमेशा सच बुलवाने के लिए अपने सर की, मैं ताड़े सिर दी किस्मत जितों तुसी आए हो तो मैं आया। बहुत खूब। खलील साहब आपने जिक्र किया सांप का, आपने जिक्र किया था, कहीं कभी किसी इलाके में पोस्टिंग हुई हो सांप? मैं यहाँ ना पूछो यार, मैंने लोग की बहादुर समझते हैं तो वह बेइज्जती होगी मेरी। चलें खलील साहब आखिर में कोई एक नज़म सुना दें खलील साहब, लोगों की फरमाइश पे। क्या करें?
आपको ये वाले 2 अशार सुनाता हूँ, फिर एक गज़ल सुनाता हूँ, फिर चलते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वाह वाह। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। बहुत खूब। गजल के अशार। अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्ज़ों को तकल्लुम से गिराकर जाना, अपने लहजे की थकावट में उतर जाएंगे। बहुत खूब। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तेरी कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफित लेकिन, एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफित लेकिन, अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। बहुत खूब। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर है, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। साहब, ये एक मुझे मैनेजमेंट की तरफ से एक लव लेटर मसूल हुआ है, एक ट्रिब्यूट वीडियो है आपके नाम, वो यहाँ पर प्ले करना चाह रहे हैं आखिर में। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी मैनेजमेंट से काइंडली उसको प्ले कर दें। को मोहब्बत के शहर लाहौर के शादबाग में अपनी ज़िंदगी का पहला सूरज देखने वाला ये शख्स अपनी रगों में अदब और रूह में इश्क लेकर पैदा हुआ। आज मोहब्बत को कायनात का वली लफ्ज़ समझने वाले इस लड़के का नाम खे खलील रखा गया। बचपन से ही संजीदगी तबीयत का हिस्सा रही। 7 बरस की उम्र में पहली मर्तबा कलम हाथ में लिया तो आगाही मिली कि एक लिखारी है, किताबों से ज्यादा आंखों और चेहरों को पढ़ने के कायल है। नौजवानी में ही इश्क ने हुनर को मजीद 4 चांद लगाए और फिर कभी इसके सहर से आजाद ना हो सके। कहते हैं कि मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है, मगर इसको ढूंढना पड़ता है। अदब से ताल्लुक इतना गहरा कि कभी किसी वहम का शिकार नहीं हुआ। अल्फाज की आमद को इल्हाम गिरदारते हैं और इस इल्हाम का झोंका तू नाजरीन के सामने पेश कर देता है और फिर नाजरीन उन्हें कहीं अपने दिल के नया खानों में हरकत करता हुआ महसूस करते हैं। उन्हें बरजस्ता जुमलों पर कमाल हासिल है। नफीस, शुस्ता और शाइस्ता जुमलों की वजह से वो हर तबके की उम्र के लोगों में मकबूल है। एतमाद की दौलत से मालामाल इस शख्स को यकीन है कि जिंदगी से कुछ सीख कर नहीं बल्कि जिंदगी को सिखा कर जाएंगे। 1995 में पाकिस्तान टेलीविजन पर दस्तक और दरवाजा से ड्रामा नगारी का आगाज किया। 1999 में नशर होने वाले ड्रामे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे इस शख्स की खुदनविश्त का एक हिस्सा। मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल और जरा याद कर जैसे ड्रामे भी आप ही के जुम्बशे कलम का नतीजा है। इनका ड्रामा मेरे पास तुम हो पाकिस्तानी मीडिया में ड्रामे की वापसी का अहम मोड़ है। इस ड्रामे ने लोगों को मखसूस सहाफती टॉक शो से हटाकर एंटरटेनमेंट का ऐसा चस्का दिया कि उसकी आखिरी किस्त को पाकिस्तान के सिनेमाओं पर दिखाया गया और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
इस एतबार से वो पाकिस्तानी ड्रामे का लम्हा मौजूद में सबसे बड़ा और मारूफ व मोतबर नाम है। आपने शायरी में भी दबा आजमाई की और ऐसे अशार कहे जो जुबान ज़द-ए-आम हो गए। अपनी सारी ज़िंदगी को एक नाकाबिले फरामोश वाक़या कहने वाले खलीलुर रहमान ने खलीलुर रहमान कमर तक का सफ़र जिस तरह से तय किया, वो बिलाशुबा हिम्मत, मेहनत और जहद मुसलसल की दास्तान है। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन अशार के खालिक आपके रूबरू तशरीफ ला रही है खलीलुर रहमान कमर। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं द रियल खलीलुर रहमान कमर, जिनके नाम में तो कमर आता है, लेकिन ये वो आफताब हैं जो कभी ग़रूब नहीं हो सकता। और हम दरख्वास्त करेंगे और ये उम्मीद करेंगे खलील साहब से कि आज के बाद जब भी वो डस्का की मोहब्बत का जिक्र करें तो साथ बहावलपुर की मोहब्बत का जिक्र लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। तमाम असर एक मिनट रुकिएगा। तमाम तलबा तालिबात आप लोग प्लीज़ अपनी नशिस्तों में बैठ जाइए, क्योंकि अभी हमारा इसी तरह का एक और ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट इसके बाद हम